तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो पहला कंसेप्ट है वो कौन सा है? ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। तो यही हम आज पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, वो हम यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि क्लासेस क्या होती हैं। व्हाट इज़ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ C++ इज़ द क्लास। C++ का फीचर ही नहीं कहेंगे इसको, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर कहेंगे, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट कर रही है उसके लिए क्लासेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है। अ क्लास क्या है? क्लास इज एन एक्सटेंशन ऑफ आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर यूज्ड इन सी में हम स्ट्रक्चर्स बनाते थे, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? क्लासेस बनाएंगे। और जो क्लासेस का आइडिया आया है वो वहीं से आया है जो सी में क्लासेस होती थी। इट इज़ अ न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये स्ट्रक्चर जब हमने सी पढ़ी थी तो उसमें हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स पढ़े थे। इन फ्लोट क्या है ना, ये सारे क्या हैं? प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स स्ट्रक्चर्स, यूनियन, एरे, स्ट्रिंग तो सी में नहीं था, है ना। पॉइंटर्स कह सकते हैं उसको, पॉइंटर्स, या फिर एरे ऑफ कैरेक्टर्स, या उसको एरे ही कह देंगे। तो एरे ये सारे हमारे, और स्ट्रक्चर भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही है। तो C++ में क्लास भी क्या है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, implementing a user defined data type. C++ class is similar to structure in C but with major difference. C enum, हाँ किया तो था हमने enum, हाँ यूज़र डिफाइंड। enum भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही है। तो यहाँ पे अब आता है कि C और C++ में क्या डिफरेंस है। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा डिक्लेयर इन स्ट्रक्चर इज पब्लिक। जो भी हमने स्ट्रक्चर के अंदर डेटा स्टोर करा है वो क्या होगा? पब्लिक ही होगा। उसमें प्राइवेट का ऑप्शन था ही नहीं, है ना। स्ट्रक्चर में हम जो भी करेंगे वो पब्लिक होगा। पब्लिक का मतलब होता है कि ग्लोबली एक्सेस होगा, हर कोई उसको एक्सेस कर पाएगा। जो ऑब्जेक्ट बनाएगा स्ट्रक्चर का वो उसको एक्सेस कर लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा डिक्लेयर इन क्लास इज प्राइवेट। जो भी हम क्लास के अंदर डेटा को डिक्लेयर कर रहे हैं वो क्या होता है? डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। हमें पब्लिक लिखना पड़ेगा तब वो डेटा हमारा पब्लिक होगा, और अगर हम पब्लिक लिखेंगे तभी वो आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल होगा, वरना वो एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा। ऑल डेटा डिक्लेयर इन स्ट्रक्चर इज पब्लिक। इसमें तो होता ही पब्लिक है, और डेटा हाइडिंग का ऑप्शन हमें देता ही नहीं। लेकिन क्लासेस के अंदर डेटा डिक्लेयर्ड इन क्लास कैन बी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। तीन तरीके से हम क्लास के अंदर डेटा को यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है कि आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल नहीं हो पाएगा, पब्लिक मतलब हो गया ग्लोबल, और प्रोटेक्टेड C++ में प्राइवेट की तरह ही है, ये भी दिखेगा, एक्सेस नहीं हो पाएगा। ये करके देखेंगे। वी कैन नॉट ऐड टू ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट में एक डेटा है, दूसरे में दूसरा डेटा है, उन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन क्लासेस के हेल्प से हम दो ऑब्जेक्ट को, क्लास के दो ऑब्जेक्ट को ऐड, कंपेयर, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ऑब्जेक्ट पे भी। अर्थमेटिक एक्शंस परफॉर्म, अर्थमेटिक एज वेल एज रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपेरिजन वाले, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है क्लास। और क्लास का सिंटेक्स कैसे है? क्लास के लिए हमें क्लास ही लिखना होगा, उसके आगे हम लिखेंगे क्लास का नाम, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे प्राइवेट, तो हमने अगर प्राइवेट लिख दिया, यहाँ पे प्राइवेट के आगे क्या लिखा हुआ है? कॉलन प्राइवेट। और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे? वेरिएबल को डिक्लेयर, फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर पब्लिक सेक्शन शुरू करेंगे और इसके अंदर भी वेरिएबल और फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। और लास्ट में सेमी कॉलन से ही क्लास टर्मिनेट हो जाएगी, भाई क्लास हमारी खत्म हो गई। स्ट्रक्चर में भी सेम, और फिर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसको एक्सेस कर लेंगे। कोई प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें यहाँ पे एग्जांपल्स, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कुछ, ये बनाते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम, फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग क्लास। फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग क्लास। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो क्लास बनानी होगी। तो अब हम वो वाला अप्रोच यूज़ करेंगे, अपना बॉटम अप अप्रोच। मतलब मेन हमारा नीचे खिसकता जाएगा और इसके ऊपर हमारा क्लास वगैरह और उसके अंदर फंक्शंस वगैरह डिफाइन होंगे। तो एक क्लास बनाते हैं। क्लास के लिए क्लास कीवर्ड है, क्लास लिखते ही ये वाइट कलर का हो गया, यानी कि ये कीवर्ड है।
और क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने सम लिख दिया, एस कैपिटल में लिखा है, जिससे कि वेरिएबल और क्लास के नाम में अंतर हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए क्लास का नाम का इनिशियल कैपिटल कर दिया। नॉर्मली हम एक नेमिंग रूल है, नॉर्मली हम क्लास का नाम कैपिटल लिखते हैं, इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि ये नाम क्लास का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे हमने क्लास शुरू करी कर्ली ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन लगाया लास्ट में, और इसके अंदर अब हम यहाँ पे सेक्शंस बना सकते हैं, कौन कौन से, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट के अंदर क्या आएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशंस होंगी और फंक्शंस भी आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। सम करने के लिए एक वेरिएबल हमने ले लिया ए, और एक पब्लिक में हमने इस डेटा को, इस ए की वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा इनपुट। तो वाइड इनपुट लिया मैंने क्योंकि मेरे को यूज़र से इनपुट करवाना है, कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए नहीं हमें, कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे वाइड आउटपुट। आउटपुट क्या करेगा, सम को प्रिंट करेगा, लेकिन सम को हमें कैलकुलेट भी करना होगा। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया हमने कैलकुलेट, सी, ये कैलकुलेट करेगा सम को, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको कॉल करते हैं, इनपुट को कॉल करते हैं। तो इनपुट को कॉल करने के लिए ये जो फंक्शंस हमने बनाए हैं ये क्लास के अंदर बनाए हैं। तो क्लास के अंदर बनाने के लिए, इनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा, जो कि हमने स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है। तो सबसे पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जैसे हम लिखते हैं ना इंट आई, इंट क्या है, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, आई वेरिएबल का नाम। इसी तरह से हमारा जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है वो क्या है, सम, और इसका वेरिएबल का नाम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट1 लिख दिया मैंने। ये एक तरह से वेरिएबल का नाम है, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। सेम वैसे ही जैसे हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बना दिया। इसको ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारा डेटा हो सकता है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, लेकिन कई सारा डेटा भी हो सकता है उसके अंदर। तो जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर अभी तो हमने ए की वेरिएबल लिया है, तो इसके अंदर ए भी है और ये सारे भी इसके थ्रू एक्सेस हो पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट1 डॉट इनपुट। ऑब्जेक्ट1 कॉल करेगा इनपुट को, इसको ये फंक्शन का क्या चीज़ है, फंक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं। तो ये वाला कौन सा पार्ट हुआ, हाँ, डिक्लेरेशन। तो ये हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ये सारा पार्ट डिक्लेरेशन का ही है फंक्शन का। और यहाँ पे कौन सा किया है हमने फंक्शन का, ये कॉल किया है हमने। यहाँ पे क्या रह गया, डेफिनेशन हम बनाएंगे मेन क्लास के बाद। ऑब्जेक्ट हमने अंदर लिया है मेन के, ऑब्जेक्ट हमने मेन के अंदर बनाया, क्लास के साथ इसमें अलाउ नहीं है, हाँ इसमें अलाउ नहीं है, इसमें ऐसा ही है। अब हमें क्या बनाना है, उस फंक्शन की डेफिनेशन बनानी है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे ही बनाते हैं हम, अब तक तो हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, और इसमें कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पे ऐसे आएंगे। लेकिन ये फंक्शन की डेफिनेशन, इस फंक्शन की डिक्लेरेशन कहाँ स्टोर है, क्लास के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्लास का नाम देना पड़ेगा पहले। सम के अंदर इनपुट है, सम के अंदर इनपुट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कॉलन। डबल कॉलन हमने पढ़ा था C++ का नया ऑपरेटर है, और इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और ये करता क्या है, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ग्लोबल का मतलब पब्लिक, पब्लिक के अंदर जितने भी हमने फंक्शन लिखे हैं उनको एक्सेस करना है। तो क्लास का नाम और डबल कॉलन लगा के फंक्शन का नाम लिखेंगे तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करना है, मैसेज देना है, एंटर नंबर। यूज़र से हमने एक नंबर इनपुट करवाया, सी इन ए में हमारा इनपुट हो गया है। अब हम इसी फंक्शन को दोबारा से, मतलब इस इनपुट को दोबारा से कॉल करेंगे, और वो हमने करा ऑब्जेक्ट2 में, ऑब्जेक्ट2 डॉट इनपुट। ऑब्जेक्ट2 का भी इनपुट को कॉल करेगा। ऑब्जेक्ट1 का ए भी है, ऑब्जेक्ट2 के पास भी ए है, लेकिन दोनों की मेमोरी अलग अलग है। इसको थोड़ा सा सम बनाया था, सम ऑब्जेक्ट1, फिर लिखा हमने सम ऑब्जेक्ट2। तो जैसे ही मैंने ये 2 बार लिखा तो 2 बार मेमोरी एलोकेट हो गई है
2 बार मेमोरी एलोकेट हो गई है। तो 2 बार एलोकेट होने के मतलब क्या है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट 1 और इसका नाम है ऑब्जेक्ट 2। जो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर करा था, इसके अंदर ए है, और या इसको हम और ज़्यादा अगर डिटेल में देखें तो इसके अंदर 2 सेक्शन हैं, प्राइवेट और पब्लिक। और प्राइवेट के अंदर क्या गया होगा, ए गया है प्राइवेट में, और पब्लिक में वो सारे फंक्शंस गए हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट 2 में भी ए भी गया है और वो सारे फंक्शंस गए हैं। ए किस में गया है, प्राइवेट में। ये ए ऑब्जेक्ट 1 के अंदर है, ये ए ऑब्जेक्ट 2 में है। दोनों की मेमोरी अलग है, दोनों का वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है, दोनों में कोई लिंक नहीं है। जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बनते जाएंगे, एलोकेट होते जाएंगे। यहाँ पे जो इसका साइज होगा वो उतना ही होगा जितना इंट का है। हम टर्बो में कर रहे हैं तो 2 बाइट्स का इसका साइज होगा। अगर हम वहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स लेते तो जितना उन सब वेरिएबल्स का साइज होता उतना साइज उस ऑब्जेक्ट का होगा। ऑब्जेक्ट के साइज को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट 2 इनपुट करा तो ये दोबारा से कॉल करेगा एंटर नंबर, और ऑब्जेक्ट 2 के ए में दूसरा नंबर आ गया। ऑब्जेक्ट 1 के ए में पहला है, ऑब्जेक्ट 2 के ए में दूसरा नंबर है। अब हमें क्या करना है, उन दोनों को सम करना है। तो सम करने के लिए भी हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। 3 का भी ए है, अब एक और मेमोरी में तीसरा ऑब्जेक्ट बन गया है, उसके अंदर भी ए है। अब उसके ए में हमें उन दोनों के ए को ऐड करना है, 1 के ए को और 2 के ए को। तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू है, हाँ, ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऑब्जेक्ट 2 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं करना, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है उसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट 3 का जो ए है, नहीं, वो वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए डॉट आएगा। उस स्ट्रक्चर में भी डॉट ही था। ऑब्जेक्ट 3 का ए इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए प्लस ऑब्जेक्ट 2 डॉट ए। और जैसे ही हमने रन करा तो यहाँ पे एक एरर आ गया, ए इज नॉट एक्सेसिबल। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ रखा था कि ए क्या है, प्राइवेट है, और प्राइवेट का मतलब होता है वो क्लास के बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे एरर नहीं आया, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है ए। यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये इनपुट के अंदर लिखा है। इनपुट क्या है, क्लास का मेंबर है, पब्लिक क्लास का मेंबर है। तो ये सारे ए को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मेन ए को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो क्लास के अंदर क्लास का मेंबर नहीं है। मेन अलग चीज़ है, वो क्लास अलग है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। हमें क्या करना होगा, फंक्शन के थ्रू ही करना होगा। तो हमने फंक्शन ऊपर बना रखा है कैलसी, तो इसके थ्रू हम कॉल करेंगे। तो जब हमने लिखा ऑब्जेक्ट 3 डॉट कैलसी, तो ऑब्जेक्ट 3 का ए के अंदर ही स्टोर होगा, लेकिन कैलसी को हमें बताना पड़ेगा कि किसका ए को ऐड करना है, 1 के ए को ऐड करना है और 2 के ए को ऐड करना है। तो यहाँ से हम उनको पास करेंगे। ए को तो पास कर नहीं सकते, दोनों में ए है, लेकिन हम कैसे पास करेंगे, ए की बजाय ऑब्जेक्ट 1 को पास करेंगे पूरे को। और यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट 2 को पास करेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा कैलसी के अंदर, कैलसी के पास चला जाएगा। तो कैल्स यहाँ से हमने नीचे से क्या किया है, कॉल किया है, और ऊपर से क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे। तो ये जो कैलसी है ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन हुआ विद 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो 2 आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। इन दोनों आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप क्या है, नहीं, ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था इंट आई, उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑब्जेक्ट 1। तो ऑब्जेक्ट 1 का डेटा टाइप क्या हुआ, सम हुआ, यानी कि क्लास का नाम हुआ। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट 1 को एक्सेस करने के लिए लिखना होगा सम कॉमा सम। वेरिएबल का नाम लिखो, ऑब्जेक्ट का नाम या नहीं वो ऑप्शनल है, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है उसी तरह से यहाँ पे भी हम कैलसी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कैलसी को डिफाइन करेंगे और कैलसी के अंदर भी ये पैरामीटराइज्ड है। और यहाँ पे अब हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को रिसीव करवाएंगे। तो सेम वैसे ही तरीका आएगा, ऑब्जेक्ट 1 कॉमा सम ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1
भी हमने नीचे से पास किया है और ऑब्जेक्ट 2 भी, तो पूरा होगा और पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू रिसीव हो जाएगी और ऑब्जेक्ट 1 ए को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि ये कैलसी है और ये क्लास का मेंबर है, ये ए को एक्सेस कर लेगा ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा होगा। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट 1 का ए प्लस ऑब्जेक्ट 2 का ए, लेकिन किस में ऐड करें, ऑब्जेक्ट 3 में कर लो या किसी में भी कर लो, या अगर हम ऐसे लिखेंगे, एक नया वेरिएबल ले लिया मैंने सी, तो ऐसा भी हो जाएगा, सी में कर लो, और सी को यहीं पे हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, तो सम इक्वल्स टू सी, क्योंकि जो ए और ए मतलब ऑब्जेक्ट 1 का ए और ऑब्जेक्ट 2 का ए है वो सम होके इंटीजर ही तो बनेगा, और इसी को ही हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे हम किसी को रिटर्न नहीं करवा रहे, प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट को यूज़ करना पड़ता है। तो अभी इतना ही देखते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और उन दोनों का सम आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा चल गया था, लेकिन अगर हमें ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं लिखनी थी, हमें इसको रिटर्न करना होगा। रिटर्न का मतलब है कि हमें ये जो वैल्यू स्टोर हुई है ये ऑब्जेक्ट 3 में स्टोर हुई है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट 3 को प्रिंट करूं, आउटपुट ऑब्जेक्ट 3 को मैं प्रिंट करूं, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 और 2 का सम 3 के अंदर। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे इनपुट लिया है, कैल लिया है, आउटपुट लिया है, तो आउटपुट के अंदर कुछ पास करने की जरूरत नहीं है, जो सी के अंदर नहीं, जो ए में ऑब्जेक्ट 1 और 2 का ए में आया है उसको हमें सम करना होगा, ऑब्जेक्ट के ए में डालना होगा, तभी वो आउटपुट उसको एक्सेस कर पाएगा। तो अब हम यहाँ पे इंट नहीं ले सकते, अब हमें लेना होगा एक नया ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे ले लिया, सी ले लेते हैं, चलो। तो सम सी, सी के नाम से हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है और सम करेंगे ए को, तो नए वेरिएबल में किस में डालेंगे, सी का ए में। जब हमने सी ऑब्जेक्ट बनाया है तो सी का भी ए है, ए के अंदर वैल्यू डलवाएंगे, ऑब्जेक्ट में नहीं वैल्यू डलेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू डलेगी। तो सी के ए में ऑब्जेक्ट 1 और 2 का एडिशन हो गया। अब हम इसको कर देंगे रिटर्न सी, या रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने इसको लिखी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3, तो ये अपने आप ही उसको सेव कर देगा, और जब हम ऑब्जेक्ट 3 में कॉल करवाएंगे तो वो वैल्यू जो सम में थी ये अलग वेरिएबल है ना, ये अलग वेरिएबल है, तो इसको हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा क्योंकि वो वेरिएबल अलग है ना। तो इसको रिटर्न करवाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न सी, और रिटर्न सी किया है हमने, तो सी का जो डेटा टाइप है वो क्या है, नहीं सम है, तो यहाँ पे सम लिख देंगे। और जब हम इसको स्टोर करवा रहे हैं तो यहाँ पे हम रिसीव करवाएंगे, वहाँ पे रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट 3 में ही स्टोर करवा दिया, ऑब्जेक्ट 3 में ही स्टोर करवा दिया। नहीं, सी ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो सारी रिटर्न हो जाएगी। तो 3 में रिटर्न हुई है और फिर 3 को आउटपुट करवाएंगे, और आउटपुट को अब बना लेते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट के लिए तो सेम रिटर्न टाइप कुछ है नहीं, वॉइड कैल क्लास का नाम और फिर आउटपुट। और इसमें हम सिंपल प्रिंट करवाएंगे सम इक्वल्स टू, और ए लिखेंगे, और ये किसका ए को प्रिंट करेगा, आउटपुट के ए को, और आउटपुट के ए में क्या है, दोनों का सम। यहाँ पे कह रहा है कि ये हमने इसके सिग्नेचर मैच नहीं करे, तो हमने इसको सम करा था, यहाँ पे भी सम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसका वाइड हटा के अब सम किया है, रिटर्न करवाया। तो कोई भी वैल्यू हमने यहाँ पे दी और उसका वो सम क्लियर हुआ। तो इस बार हमने क्या करा, उसको रिटर्न करवा के सम करवाया।